हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग स्टैटिक की क्लास में करने वाले हैं समंक संकलन। जैसा कि आप लोगों को मैंने चैप्टर लिख दिया है कि समंक संकलन जिसे बोलते हैं डाटा कलेक्शन। अब पिछली क्लास में मैंने डाटा की बात की थी कि डाटा क्या होता है, कि जैसे मान लो कि कोई बोलता है कि समंक क्या होते हैं, तो समंक वो होते हैं जो हमें डाटा को, जैसे मान लो कि किसी चीज़ को हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो उसके बारे में हम जो डाटा को नंबर के फॉर्म में लिखेंगे उसको बोलते हैं डाटा। ठीक है। अब समंक संकलन जो डाटा कलेक्शन की बात आती है तो वो डाटा कहाँ कहाँ से कलेक्ट करते हैं, तो उसके कितने स्रोत होते हैं और कितने प्रकार से हम लोग डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो एक बात आती है कि समंक संकलन का क्या होता है कि समंकों को इकट्ठा करने के लिए जो मेथड अपनाए जाते हैं उन्हें हम लोग समंक संकलन कहते हैं। कि अगर हम लोग बात करें कि समंकों के संग्रहण का आशय समंकों को एकत्रित किए जाने से है। बस एक लाइन में अगर हम लोग लिखना चाहें इसको, तो इसको एक लाइन में अगर लिखते हैं तो हम सिर्फ इतना लिखेंगे कि समंकों के समंकों के संग्रहण का आशय, मतलब कि कलेक्शन से आशय है कि संग्रहण का आशय समंकों के एकत्रित किए जाने से है। समंकों के एकत्रित किए जाने से है। एकत्रित किए जाने से है। ठीक है। तो समंकों का संकलन जो होता है उसके बारे में मैंने एक लाइन में आप लोगों को बता दिया है कि समंकों के संग्रहण का आशय समंकों के एकत्रित किए जाने से है। अगर हम लोग एकत्रित करते समय अगर हम लोगों ने मान लो कि कोई अगर लापरवाही छोड़ दी है तो जो डाटा को कलेक्ट करेंगे वो गलत हो जाएगा, और गलत हो जाएगा तो जिस काम के लिए हमने डाटा को कलेक्ट किया है वो हम लोगों का भी, जब डाटा गलत है तो हम लोग जो काम के लिए हमने डाटा लिया है वो भी गलत होगा। तो इसलिए हम लोगों को बड़ी सावधानी पूर्वक, जब हम लोग डाटा कलेक्शन करते हैं तो बड़ी सावधानी पूर्वक हम लोगों को डाटा कलेक्शन करना पड़ता है। अब मान लो कि हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि बच्चे कितने फर्स्ट आए हैं क्लास में। अब अगर हम लोगों ने सावधानी पूर्वक अगर उनका अध्ययन नहीं किया, डाटा कलेक्ट नहीं किया, तो उसमें से कुछ एरर हो जाएगा। अब एरर हो जाएगा तो जो हम लोग जो चीज़ हम लोगों ने करनी है उनके बारे में हम लोगों का परिणाम भी गलत हो जाएगा। इसीलिए हम लोग जो समंकों को संग्रहण करते हैं उसमें बड़ी सावधानी पूर्वक हम लोगों को डाटा कलेक्ट किया जाता है। अब बात आती है कि इसको हम लोगों को समंक होते कितने प्रकार के हैं, तो ये भी क्वेश्चन आए थे कि समंक के प्रकार कितने होते हैं। कि हम लोग अगर लिखना चाहें तो समंक के प्रकार की बात करें तो समंक के प्रकार में आती है समंक के प्रकार। समंक के प्रकार। अब समंक के प्रकार जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हम लोगों का प्राथमिक समंक। प्राथमिक समंक या फिर प्राइमरी डाटा, जिसे बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा। अब दूसरे वाले को बोलते हैं द्वितीयक समंक। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं हम लोग द्वितीयक समंक। अब इसे बोलते हैं इंग्लिश में सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा इसे बोलते हैं। अब बात आती है कि प्राइमरी डाटा इसमें प्राइमरी डाटा में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और सेकेंडरी डाटा में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। और ये भी पूछा जाता है कि प्राइमरी डाटा, जैसे कि मान लो मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, किस प्राथमिक समंकों को एकत्र करने की रीतियाँ कौन कौन सी होती हैं। अगर हम लोग बात करें कि प्राथमिक समंकों को एकत्र करने की रीतियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो उनको हम लोग जानते हैं कि प्राथमिक समंक, जैसे मान लो हम लोगों को प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना है तो उनके बारे में हम लोगों को कौन कौन से मेथड हम लोग अपना सकते हैं उनके बारे में जानेंगे। प्राइमरी डाटा, देखो प्राइमरी डाटा के बारे में अगर हम लोग जानना चाहें तो जैसे मान लो कि हम लोगों ने पिछली क्लास में भी किया हुआ है, उसको आप लोगों को पहले कर लेना है कि 3-4 क्लासें जो हैं बिजनेस स्टैटिक्स की हो चुकी हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उनको पहले देखिएगा। आप लोगों को ये क्रम से मैं चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ और MCQ भी इसके साथ ही साथ करा रहा हूँ। तो इसके लिए आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि पिछली क्लास को देखें पहले, उसके बाद आप लोगों को ये क्लास और अच्छी समझ में आने वाली है। तो प्राइमरी जो डाटा होता है उसको प्राथमिक समंकों को एकत्रित करने की रीतियाँ कौन कौन सी होती हैं उनकी हम लोग बात करते हैं। प्राथमिक समंकों को एकत्रित करने की रीतियाँ।
प्राथमिक समंक को एकत्रित करने की रीतियां। ठीक है, एकत्र करने की रीतियां कौन कौन सी होती हैं? एकत्र करने की रीतियां या फिर मेथड्स। तो इनकी हम लोग बात करेंगे। तो एक मेथड होता है हम लोगों का, अगर हम लोग मेथड की बात करें तो एक मेथड होता है हम लोगों का प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। अब हम लोग इसे जानेंगे कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। अब इसमें क्या होता है कि प्राइमरी डाटा में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि प्राइमरी डाटा में जैसे मान लो कि मुझे कोई डाटा चाहिए, ठीक है। अब मैं अगर आप लोगों के पास जाऊं, 1 बाय 1 सभी लोगों से जानकारी प्राप्त करूं, तो वो हो गया प्राइमरी डाटा। और जैसे मान लो कि मुझे कोई डाटा चाहिए कि मैंने वो डाटा जो है वो न्यूज़पेपर से उठा लिया है या फिर कोई मैगजीन से उठा लिया है या फिर कोई सरकार की रिपोर्ट से उठा लिया है, तो उसे बोलेंगे सेकेंडरी डाटा। तो ऐसी डाटा को जो हम लोगों को पहली बार यूज़ होते हैं उन्हें प्राइमरी डाटा बोलते हैं, और द्वितीयक डाटा वो बोलते हैं, सेकेंडरी डाटा उन्हें बोलते हैं जो द्वितीय बार में प्रयोग होते हैं, ये मौलिक नहीं होते हैं। प्राइमरी डाटा कैसे होते हैं? इनका जो होता है वो मौलिक होते हैं और सेकेंडरी डाटा मौलिक नहीं होते हैं। तो इसी में देखो लिखा हुआ है कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट हम लोग पर्सनल व्यक्ति के पास जाएंगे और उससे डाटा को कलेक्ट करेंगे, तो उसे बोलेंगे प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। तो एक विधि हो गई हम लोगों की, ये विधि हो गई कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। इसे बोलते हैं इंग्लिश में डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अनुसंधान को बोलते हैं इंग्लिश में इन्वेस्टिगेशन। अब सेकंड नंबर पे बात आती है कि सेकंड नंबर पे अगर बात आती है तो अप्रत्यक्ष मौलिक अनुसंधान। क्या होता है कि अप्रत्यक्ष मौलिक अनुसंधान। इसे बोलते हैं इंग्लिश में, इसे क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। कि मान लो कि इनडायरेक्ट रूप से हम लोगों ने उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। जैसे कि मान लो एक गांव में गए, हमने उस व्यक्ति से नहीं पूछा जिस व्यक्ति के बारे में जानकारी चाहिए, लेकिन हमने किसी दूसरे व्यक्ति से जाके पूछा है मौलिक रूप से, तो उसे बोलेंगे अप्रत्यक्ष मौलिक अनुसंधान। लेकिन हमें जाना तो हमें खुद ही पड़ा है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं उस व्यक्ति के सामने पर्सनल नहीं गए हैं जिस व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है, ठीक है। उसके बाद है कि स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं से सूचना प्राप्त करना। तो इसी में आएगा कि स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं से। संवाददाता, क्योंकि संवाददाता जो होते हैं वो हम लोगों के पर्सनल 1 बाय 1 जाते हैं वहीं पर जहाँ पे घटना घटित होती है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये जो हो गया वो प्राइमरी डाटा में आता है। तो इसे बोलते हैं स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्ति। ये इसी में आएगा 3 नंबर में कि ये प्राइमरी समंक को, प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के मेथड में आएगा। उसके बाद और होता है प्रमाणकों द्वारा अनुसूचियों का भरना। तो ये भी एक होता है कि प्रमाणकों द्वारा सूचियों का भरना। प्रगणकों द्वारा अनुसूचियों का भरना, तो ये भी इसी में आएगा, अनुसूचियों का भरना। अब जैसे कि मान लो हमें किसी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो हमने उसको फॉर्म दे दिया है और उसमें कह दिया है कि अगर आप लोगों को ये बात है तो आप लोग हाँ करें, अगर नहीं है तो ना करें। तो ये हो गया प्रमाणकों द्वारा अनुसूचियों का भरना। तो ये भी एक तरीके से हम लोगों का प्राइमरी समंक में या फिर प्राइमरी डाटा कलेक्शन के मेथड में आएगा। तो ये मेथड ये आप लोग देख लीजिए, अक्सर करके एमसीक्यू में पूछा जाता है कि स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्ति किस प्रकार के मेथड में आएगा, प्राइमरी में,
कि सेकेंडरी में या फिर दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे गए हैं। मैं अभी आप लोगों को एमसीक्यू भी करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से एमसीक्यू पूछे गए हैं। उसके बाद अब बात आती है हम लोगों के द्वितीयक समंक की। तो द्वितीयक समंक को भी हम लोग जान लेते हैं कि द्वितीयक समंक के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। तो ये तो प्राइमरी के डाटा को कलेक्ट करने के ये स्रोत हो गए कि वन बाई वन हम व्यक्ति के सामने जाएं या फिर किसी अन्य व्यक्ति से पूछें या फिर स्थानीय संवाददाताओं या स्रोतों से पूछें या प्रमाणकों द्वारा अनुसूचियों को भरवा के पूछें। तो ये तो हो गया प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के सोर्सेस या फिर मेथड। अब हमसे पूछा जाता है कि सेकेंडरी डाटा में कैसे हम लोग कलेक्ट करेंगे। सेकेंडरी डाटा अगर हम लोगों को चाहिए, द्वितीयक समंक चाहिए, तो वो कहाँ से हम लोग प्राप्त करते हैं, उनके सोर्सेस क्या क्या हैं। तो उनके सोर्सेस को हम लोग लिख लेते हैं और जान लेते हैं कि किस प्रकार के सोर्सेस होते हैं। तो द्वितीयक समंकों का संग्रहण, ठीक है, द्वितीयक समंकों के प्रमुख स्रोत, इस प्रकार से हम लोग इसको डाल सकते हैं कि द्वितीयक समंक के द्वितीयक समंकों के द्वितीयक समंकों के प्रमुख स्रोत। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कि कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा या फिर सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डाटा। कहाँ से हम लोग कलेक्ट करेंगे। तो पहले नंबर पे आता है कि द्वितीयक समंक के प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो एक तो इन्होंने बांटा हुआ है, एक को बांटा हुआ है, फर्स्ट नंबर पे है कि प्रकाशित स्रोत। अब प्रकाशित स्रोत को इंग्लिश में बोलते हैं कि पब्लिश्ड सोर्सेस। प्रकाशित स्रोत को बोलते हैं पब्लिक सोर्सेस। और इसे बोलते हैं, एक और बोलते हैं, उसे बोलते हैं अप्रकाशित स्रोत। अब प्रकाशित और अप्रकाशित में हम लोग इनको भी जानेंगे कि प्रकाशित स्रोत में कौन कौन से आते हैं। इसे बोलते हैं अनपब्लिश्ड सोर्सेस। अनपब्लिश्ड सोर्सेस। तो हम लोग साथ साथ में इंग्लिश को भी आप लोगों को बताते चल रहे हैं कि जिससे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना लगे। उसके बाद अब हम लोगों को बात आती है कि प्रकाशित स्रोत में कौन कौन सी बातें आती हैं। तो जैसे मान लो कि सरकारी कोई प्रकाशन है, ठीक है, गवर्नमेंट पब्लिकेशन है, उसने कोई जो है रिपोर्ट निकाली है कि इतने जो हैं, इतने लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे हैं, इतने लोग जो हैं वो मध्यम श्रेणी के नीचे हैं और इतने लोग जो हैं वो अमीर वर्ग में आते हैं। तो इस प्रकार के स्रोत की एक रिपोर्ट बनाई और सरकार ने इसको पब्लिश कर दिया, तो इसे बोलते हैं प्रकाशित स्रोत में। तो इसमें जो आएगा वो सरकारी प्रकाशन जो होते हैं वो सारे के सारे प्रकाशित स्रोत में आते हैं। तो प्रकाशित स्रोत से हम लोग लिख लेते हैं इसको कि प्रकाशित स्रोत में हम लोगों के कौन कौन से आते हैं। एक सेकंड, हेडिंग डाल लेते हैं प्रकाशित स्रोत। मतलब कि सेकेंडरी डाटा को प्रकाशित स्रोत से कैसे कलेक्ट करेंगे, कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जैसे कि मान लो सरकारी प्रकाशन हो गया, पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है कि सरकारी प्रकाशन, ये हो गया हम लोगों का प्रकाशित स्रोत हो गया। क्योंकि सरकारी प्रकाशन होगा तो वो तो बिल्कुल इसी में आएगा। अब जैसे कि मान लो इंडियन मुद्रा एवं वित्त की रिपोर्ट जो है वो हम लोगों का मासिक आती है, वो भी है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा एक बुलेटिन दिया जाता है, वो भी मंथली में आता है। स्टैटिक एंड ऑफ इंडिया आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में रिपोर्ट आई या फिर इकोनॉमी के बारे में कोई रिपोर्ट आई, तो ये जो है वो प्रकाशित स्रोत में आएगा। और उसके बाद है कि अर्ध सरकारी संस्थाओं के प्रकाशन, तो ये भी इसी में आएंगे कि अर्ध सरकारी संस्थाओं के प्रकाशन, अर्ध सरकारी संस्थाओं के प्रकाशन, ये भी इसी में आएंगे। अब अर्ध सरकारी में आप लोग कौन से रखेंगे, जो आधे हम लोगों के गवर्नमेंट होते हैं और आधे हम लोगों के अलग होते हैं। तो जैसे कि मान लो कोई हम लोगों के नगर पालिकाएं होती हैं, ठीक है, नगर निगम होते हैं, जिला बोर्ड होते हैं आदि, विभिन्न प्रकार के आंकड़े संकलित कराकर प्रकाशित करवाते हैं कि हमारे यहाँ पे इतने इतने लोग, इतने इतने ये चीज़ें खाली हैं, या फिर इतने इतने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, इतने लोग पात्र गृहस्थी में आते हैं, इतने लोग हम लोगों के अंत्योदय गृहस्थी में आते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों के कलेक्शन करती है नगर पंचायत, नगर निगम होती हैं। जैसे कि मान लो कि जन्म मरण प्रमाण पत्र देना और उसके बाद उनकी रिपोर्ट बनाना, अर्ध शिक्षा से संबंधित आंकड़े कलेक्ट करना, तो ये भी इन्हीं का काम होता है, अर्ध सरकारी संस्थाओं का। उसके बाद होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, ये भी इसी में आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन।
अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन, ये भी किस में आएंगे, तो ये भी हम लोगों के प्रकाशित स्रोत में आएंगे। कि आयोग व समितियों की रिपोर्ट, ये भी इसी में आएगी। जैसे कि मान लो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन में जैसे कि यूएनओ ने कोई रिपोर्ट डाली है, IMF ने कोई रिपोर्ट डाली है, ILO ने कोई रिपोर्ट डाली है, तो ये भी जो है वो इसी में आएगी। ठीक है, जैसे विश्व बैंक की कोई रिपोर्ट आई है तो वो भी इसी में आएगी। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ आप लोगों को। उसके बाद अगर आती है तो समाचार पत्र और पत्रिकाएं इसी में आती हैं। तो समाचार पत्र और पत्रिकाएं, समाचार पत्र पत्रिकाएं, ठीक है, जो बुलेटिन आते हैं, न्यूज़पेपर आते हैं, वो भी हम लोगों के इसी में आएंगे, क्योंकि उसी से हम लोगों ने मान लो डाटा को उठा लिया है। बहुत से लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सी जगह पे क्लिप लगी हुई होती हैं न्यूज़पेपरों की, तो ये जो है वो सेकेंडरी डाटा कहलाएगा उन लोगों के लिए जो लोग क्लिप लगा के रखते हैं, तो उनके लिए क्या कहलाएगा, सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। और अगर वो 1 बाय 1 वहीं पे जाएं उसी के बारे में पूछें तो वो प्राइमरी डाटा कहलाएगा। अब आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब बात आती है कि अगर प्रकाशित स्रोत को समझ में आ गया है, लेकिन प्रकाशित स्रोत के बाद अब हम लोग अप्रकाशित स्रोत को भी जान लेते हैं कि अप्रकाशित स्रोत में कौन से चीजें आती हैं। तो अप्रकाशित स्रोत को हम लोग डाल लेते हैं हेडिंग कि अप्रकाशित स्रोत, अप्रकाशित स्रोत। अब अप्रकाशित स्रोत कौन से होते हैं कि अनेक शोध संस्थाओं के द्वारा, गैर सरकारी जो संस्थाएं होती हैं, सार्वजनिक प्रतिष्ठान होते हैं, और उनके बारे में विश्वविद्यालय, विभिन्न महाविद्यालय जो होते हैं आदि, योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों द्वारा एकत्र बहुत सी आंकड़े अप्रकाशित रह जाते हैं। जैसे कि मान लो विश्वविद्यालय ने कोई रिपोर्ट बनाई, ठीक है, अब विश्वविद्यालय ने रिपोर्ट बनाई है तो वो अपने लिए बनाई है, तो वो अपने लिए उन्होंने बनाई है, तो उसे प्रकाशित नहीं करते हैं, क्योंकि जो जब ही यूज करेंगे जब उसकी उन्हें कोई आवश्यकता महसूस होती है, या फिर उनकी जो चीज उन्होंने बनाई होगी रिपोर्ट और वो मान लो प्रकाशित नहीं हो पाई है, तो वो हमारी अप्रकाशित स्रोत के अंतर्गत आएगी। व्यक्तियों द्वारा एकत्र बहुत सी आंकड़े अप्रकाशित रह जाते हैं, ठीक है, कि हम लोग बनाते तो हैं लेकिन बहुत सी चीजें जो होती हैं वो हम लोगों की प्रकाशित में नहीं आ पाती हैं, तो इसीलिए इसमें अप्रकाशित स्रोत के अंतर्गत आएंगी। यदि वे आंकड़े उपलब्ध हो जाएं तो उन्हें द्वितीयक आंकड़े के रूप में प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो जो है वो जिस काम के लिए यूज हुए थे उनका तो यूज में नहीं हो पाए, लेकिन उनको हम लोगों ने किसी दूसरी यूज में ले लिया है, तो उन्हें कहलाएंगे अप्रकाशित स्रोत के अंतर्गत कहलाएंगे। इनको हम लोगों ने, इसमें कोई जैसा आता नहीं है। खैर, अब उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट बात आती है कि अब बात आती है इनके MCQ करने की, कि MCQ किस प्रकार से आते हैं और हम लोग उनको किस प्रकार से करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय को गवाए MCQ करते हैं अब की बार। तो पहले नंबर में लिखा हुआ है, 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, 1 सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि समंक संकलन के स्रोत हैं। समंक को कलेक्शन करने के कितने स्रोत होते हैं? तो मैंने आप लोगों को अभी बताया हुआ है कि केवल वर्ड गलत होता है, ठीक है, केवल प्राथमिक या फिर केवल द्वितीयक, मतलब कि ओनली प्राइमरी या फिर ओनली सेकेंडरी, तो ये गलत होता है। तो हम लोगों का ये दोनों ऑप्शन होंगे, ए और बी दोनों बोथ जो होंगे वो प्राइमरी भी होगा और सेकेंडरी भी होगा। कलेक्शन मतलब कि डाटा कलेक्शन करने के लिए प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज का यूज हम लोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि जिस प्रपत्र में प्रश्न के उत्तर के लिए खाली जगह छोड़ दी जाती है वह क्या कहलाती है? तो जिस प्रश्न में जैसे मान लो कोई पत्र है उसमें हम लोग खाली जगह छोड़ देते हैं उत्तर देने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग क्वेश्चन वाली बोलते हैं, या फिर अनुसूची बोलते हैं, या फिर प्रश्न पत्र बोलते हैं, या फिर उक्त में से कोई नहीं बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर होगा कि उसे शेड्यूल बोलते हैं, अनुसूची बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो होता है पत्र क्वेश्चन भी लिखा होता है उसी पत्र में, प्रश्न के उत्तर के लिए हम लोग खाली जगह जो छोड़ दी जाती है उसे अनुसूची कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द्वितीयक समंक होते हैं, द्वितीयक समंक वे हैं जो पहले ही अस्तित्व में हैं। तो यह कथन किसका है? द्वितीयक समंक वह हैं जो पहले ही अस्तित्व में हैं। ये बात जो कही थी वो ब्लेयर साहब ने कही थी। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि संकलन के आधार पर समंक होते हैं। संकलन के आधार पर समंक कितने होते हैं? तो वो 3 होते हैं, 4 होते हैं, या फिर 2 होते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं होते हैं।
तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोगों की नज़र में क्या होगा, तो आप लोग भी लगा रहे होंगे 2 होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 2 ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्राइमरी एंड सेकेंडरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से इनमें से कौन सा प्राथमिक समंक है। तो प्राइमरी समंक कौन सा होगा कि आरबीआई द्वारा व्यक्तिगत आय का अनुमान, आरबीआई द्वारा व्यक्तिगत आय का अनुमान एक ऑप्शन, ये प्राइमरी सोर्स हम लोगों को देखना है। वार्षिक विवरणों से प्राप्त भारतीय कंपनी के वित्तीय आंकड़े, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण द्वारा एकत्रित आंकड़े, या फिर अनुसंधानकर्ता द्वारा साक्षात्कार में प्रयुक्त अनुसूची। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो प्राइमरी सोर्सेज आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। तो ये तीनों जो ऊपर के लिखे हुए हैं ये सेकेंडरी सोर्सेज हैं, तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। आप लोगों ने भी लगा लिया होगा अगर अच्छी तरीके से क्लास को, आगे की क्लास को देखा होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि एक आदर्श प्रश्नावली में क्या होना चाहिए। आदर्श जो प्रश्नावली है उसमें क्या होना चाहिए कि प्रश्नों की संख्या सीमित होनी चाहिए, सरल प्रश्न सरल तथा स्पष्ट होने चाहिए, प्रश्न संक्षिप्त होने चाहिए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं होना चाहिए। तो आदर्श प्रश्नावली में क्या होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो, या तो देखो इसमें होता है कि लास्ट ऑप्शन में होना चाहिए था उपरोक्त में से सभी, तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में सभी, लेकिन ये तीनों जो ऑप्शन है वो सही है, तो इसलिए हम लोग इसमें जाएंगे उपरोक्त में से कोई नहीं, कि एक आदर्श प्रश्नावली में हम लोगों के ये कोई भी में ये आते तो हैं लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है। अगर हम लोग मान लो इसको लगा दें कि प्रश्नों की संख्या सीमित, तो बस यही होगा, प्रश्न सरल और स्पष्ट नहीं होने चाहिए, प्रश्न संक्षिप्त नहीं होने चाहिए, तो ये बातें गलत हो जाएंगी हम लोगों की जो 2 बातें अगर एक ऑप्शन को हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि निम्न में से द्वितीयक आंकड़े के स्रोत हैं। सेकेंडरी डाटा के सोर्सेस कौन कौन से होते हैं कि फर्म के गोपनीय अभिलेख, फर्म के गोपनीय अभिलेख। अब अगर आप लोग कहेंगे कि गोपनीय अभिलेख, देखो एक होते हैं सेकेंडरी सोर्सेज जो होते हैं वो एक होते हैं प्रकाशित और एक होते हैं अप्रकाशित। तो ये तो बात बिल्कुल गलत है कि गोपनीय सोर्सेज को हम लोग यहाँ पे नहीं यूज कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। उसके बाद लिखा हुआ है कि कारखाने के उत्पादन अभिलेख, ये हो सकता है, चलो देखते हैं आगे। उसके बाद लिखा हुआ है कि विशिष्ट उद्देश्य के लिए संपादित अनुसंधान द्वारा प्राप्त आंकड़े, या फिर पत्र पत्रिकाएं। तो हमने आपको बताया है कि मैगजीन एंड न्यूज़पेपर जो होते हैं वो सेकेंडरी सोर्सेज कहलाते हैं, और सेकेंडरी सोर्सेज हम लोगों से पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि प्राथमिक समंकों के संग्रहण की एक उपयुक्त रीति का चुनाव निम्न तत्वों पर निर्भर करता है। कौन सी पद्धति जो है वो हम लोग अपनाएंगे, कौन कौन सी पद्धति उसमें होनी चाहिए बातें, तो अनुसंधान की प्रकृति होनी चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल होना ही चाहिए। उसके बाद है उद्देश्य होना चाहिए और क्षेत्र होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही बात है कि जिस काम के लिए हमने प्राइमरी सोर्सेज कलेक्ट कर रहे हैं उसका एक उद्देश्य होना चाहिए और उसका एक क्षेत्र भी निश्चित होना चाहिए। ठीक है, उपलब्ध समय व साधन होने चाहिए। प्राइमरी सोर्सेज अगर कलेक्ट करेंगे तो हमारे पास साधन भी होने चाहिए और समय भी होना चाहिए, क्योंकि हम 1 बाय 1 जाएंगे और उनके बारे में डाटा को कलेक्ट करेंगे और समय तो लगना ही है, और उसके बाद हमें साधन भी लगने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। इनमें से सभी जो बातें हैं ये सभी बातें हम लोगों को उपयुक्त रीति में होनी चाहिए। उसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रयोग करते समय द्वितीयक सामग्री में निम्न में से निम्न गुण की उपस्थिति देख लेनी चाहिए। तो वो कौन सी जो होता है, मतलब कि कौन सा ऐसा गुण होना चाहिए उसमें जो देख लेना चाहिए, उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि जिस काम के लिए हम लोग उसको, मतलब कि डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं उसमें उसकी विश्वसनीयता होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। उपयुक्तता होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए। पर्याप्तता होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक आदर्श प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या निम्न प्रकार होनी चाहिए। तो एक आदर्श प्रश्नावली में एक आदर्श प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या निम्न प्रकार होनी चाहिए। तो 10 होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए, या फिर सर्वेक्षण के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए यथासंभव कम से कम होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और आप लोगों ने भी लगा लिया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि
द्वितीयक समंकों का आगे हम लोग पढ़ते हैं कि कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये तो बात बिल्कुल गलत है। क्यों नहीं करना चाहिए ये बात नहीं। यदि प्रयोग किया जाए, मतलब कि द्वितीयक समंक को प्रयोग किया जाए तो किसी सावधानी की आवश्यकता नहीं है, ये भी बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम लोगों ने सेकेंडरी डाटा है उसको पहले अपने लायक बनाएंगे, ठीक है, बनाएंगे मतलब कि अपने जो काम का डाटा होगा उसी को लेंगे और अननेसेसरी डाटा जो होगा उसको हटाएंगे। उसके बाद सावधानी तो रखनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन भी, इसका जो ऑप्शन है ये भी गलत है। उसके बाद लिखा हुआ है कि सावधानी पूर्वक समीक्षा के उपरांत प्रयोग करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि प्रकाशित द्वितीयक समंकों में से निम्न में से अधिक विश्वसनीय व अधिक परिशुद्ध होने की प्रत्याशा है। उनमें से ऐसी कौन सी चीज होनी चाहिए जो सेकेंडरी सोर्सेस में अधिक विश्वसनीय, अधिक परिशुद्धता की प्रत्याशा है? अर्ध सरकारी प्रकाशन, अर्ध सरकारी पब्लिकेशन जो होते हैं वो ज़्यादा शुद्ध होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। या फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और राष्ट्रीय सरकारों का प्रकाशन, ठीक है। उसके बाद पत्र पत्रिकाओं के लेख या फिर व्यापारिक संस्थाओं के प्रकाशन। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा राष्ट्रीय सरकारों के प्रकाशन जो होते हैं वो अधिक विश्वसनीय और अधिक परिशुद्ध माने जाते हैं, ठीक है, वो आप लोग भी जानते हैं। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन, और 13 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द्वितीयक समंकों की तुलना में प्राथमिक समंक क्या होते हैं? कम विश्वसनीय होते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत होता है। अधिक विश्वसनीय होते हैं, बिल्कुल सही बात है। या फिर उनकी प्राथमिक समंकों की विश्वसनीयता संग्रहण में ली जाने वाली सावधानी और अनुसंधानकर्ता के विवेक पर निर्भर करती है, या फिर इनमें से कोई भी सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का जो सी ऑप्शन है। एक सेकेंड, यहाँ पे भी हम लोग एरर मारेंगे क्योंकि इससे जो अच्छा क्वेश्चन जो है, इससे अच्छा ऑप्शन हम लोगों का सी ऑप्शन है, क्योंकि ये ज़्यादा ऑप्शन हम लोगों को अच्छी सुविधाएं देता है और अच्छी बातें बताने के लिए हम लोगों को मजबूर करता है। कि इसमें सिर्फ यह कह दिया है कि अधिक विश्वसनीय है, और इसमें कहा है कि विश्वसनीय संग्रहण में ली जाने वाली सावधानी भी है और अनुसंधानकर्ता के विवेक भी हैं और अनुभव भी हैं। तो इसमें बहुत सी बातों का कलेक्शन है, तो इसलिए हम लोग इसका आंसर लगाएंगे वो सी ऑप्शन लगाएंगे। उसके बाद हम लोगों का लिखा हुआ है क्वेश्चन, हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सी प्राथमिक समंक संग्रहण रीति सर्वोपयुक्त और मितव्ययी मानी जाती है? मतलब कि सर्वोपयुक्त सभी जगह उपयुक्त की जाती है और मितव्ययी भी मानी जाती है, महंगी भी मानी जाती है, जबकि अनुसंधान क्षेत्र बहुत विशाल है। मतलब कि जो अनुसंधान का क्षेत्र है, इन्वेस्टिगेशन का जो एरिया है वो बहुत विशाल है, तथा सूचक शिक्षित हों या फिर अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हों। तो इसका ऑप्शन हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद भी इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अवलोकन, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है कि प्रगणकों द्वारा अनुसूचियों के माध्यम से सूचना प्राप्ति, या फिर डाक द्वारा प्रश्नावलियां भेजकर। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को मितव्ययी भी करना है। ऐसी पद्धति अपनानी है कि 1 बाई 1 हम सभी लोगों से जानकारी भी प्राप्त कर लें और हम लोगों का पैसा भी बच जाए, और जिससे कि हम लोगों को और प्राइमरी सोर्सेस भी हो, ये भी बात है। तो 3 शर्तें बोल दी हैं। तो इसमें हम लोगों को डाक द्वारा प्रश्नावलियां भेजेंगे, क्योंकि जैसे मान लो कि डाक द्वारा भेजेंगे तो इससे हम लोगों को जाने आ जाने का खर्चा कम होगा, इसीलिए हम लोग इस विधि को प्रयोग करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सी द्वितीयक समंकों का स्रोत नहीं है? इनमें से कौन सा द्वितीयक समंकों का स्रोत नहीं है? समाचार पत्र पत्रिका, ये तो बिल्कुल है। उसके बाद केंद्र व राज्य सरकारों के प्रकाशन, ये भी है। फर्म द्वारा विपणन सर्वेक्षण में एकत्रित किए गए समंक, या विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित समंक। तो ये जो है ये ऑप्शन नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्या पूछा है? द्वितीयक समंकों का स्रोत नहीं है। तो द्वितीयक समंकों का जो स्रोत नहीं है, एक सेकेंड, इस ऑप्शन का जो आंसर होगा वो होगा हम लोगों का सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा कि द्वितीयक समंकों का स्रोत नहीं है पूछा है। तो फर्म द्वारा विपणन सर्वेक्षण में एकत्रित किए गए समंक जो हैं वो इसमें नहीं आएंगे, द्वितीयक समंकों में नहीं आएंगे, ये पूछा है प्राइमरी में। उसके बाद है कि विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित स्रोत, ये भी हम लोगों का सेकेंडरी में आएगा, ये भी सेकेंडरी में आएगा और ये भी सेकेंडरी में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक अनुसंधान के लिए मूल रूप से एकत्र डाटा है। एकत्र डाटा क्या कहलाएगा? तो वो प्राइमरी डाटा कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द्वितीयक समंकों की अपेक्षा
प्राथमिक समंकों को महत्ता मिलती है क्योंकि यह शुद्ध होते हैं, तो ये बिल्कुल बात सही है। इसमें गलतियां कम होती हैं, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह अधिक व्याख्या प्रस्तुत करता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही लग रही है। तो इसका राइट आंसर होगा, लेकिन ज़्यादा शुद्ध बात की है, यह अधिक शुद्ध होते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा वो डी, ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 में कि एक प्रश्नावली का समूह है। क्या होता है समूह में? प्रश्नों का, उत्तरों का, समस्याओं का या फिर तत्वों का। तो एक प्रश्नावली में किस बात का समूह होता है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि प्रश्नावली में समूह किसका होता है, तो वो होता है प्रश्नों का समूह होता है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द्वितीयक समंकों के स्रोत को हो सकते हैं। द्वितीयक समंक के क्या स्रोत हो सकते हैं? पब्लिक मतलब कि प्रकाशित, और एक होते हैं अप्रकाशित। तो ये दोनों प्रकार के स्रोत होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्राथमिक समंक हैं। प्राथमिक समंक कैसे होते हैं? मूल रूप में होते हैं, पहले से एकत्रित होते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है, ये तो सेकेंडरी होते हैं। मूल और प्रथम सूचना पर आधारित होते हैं, तो इनमें से कोई नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है कि प्राथमिक समंक। इसमें तो देखिए ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है और ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन इन दोनों को ऑप्शन को हम लोग नहीं मार सकते, तो इसलिए इसमें ऑप्शन लगाएंगे इनमें से कोई नहीं। उसके बाद आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन है, आज की क्लास का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक समंक है। तो इसका जो आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। होमवर्क के रूप में मैं ये आप लोगों को क्वेश्चन देता हूँ कि प्राथमिक समंक होते हैं कौन से, इसमें समंक होते हैं जनसंख्या गणना के समंक, विक्रय मूल्य का समंक, रिजर्व बैंक द्वारा इंडियन बुलेटिन में सांख्यिकी, या फिर स्वयं क्षेत्र सर्वे के द्वारा एकत्र समंक। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। हम लोग तभी पता चलेगा कि बच्चे जो हैं आप लोग कितने अवेयर हैं, कि मतलब क्लास को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लास्ट तक कर भी रहे हैं। आप लोगों के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, तब हम लोग आप लोगों के लिए क्लास को लेकर आते हैं। तो इसलिए आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर।